नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इन सभी के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। कल के प्रश्नों का अगला भाग है कि इसमें 52 प्रश्नों तक हमने हल किया था। आज के प्रश्न में कि मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। ब्रजभाषा का क्षेत्र जो है वो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली है। और अगर खड़ी बोली के अन्य क्षेत्रों को हम देखें तो दिल्ली के कुछ भाग में खड़ी बोली, रामपुर, मुरादाबाद, देहरादून का मैदानी भाग, इन सब में खड़ी बोली बोली जाती है। कन्नौजी जो है वो इटावा में, फर्रुखाबाद में, शाहजहाँपुर में, कानपुर में, हरदोई में, पीलीभीत में। देखिए एटा में ब्रजभाषा जबकि इटावा में कन्नौजी, ये ध्यान दीजिएगा। अवधी, लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ये सभी क्षेत्र अवधी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है। इसकी भाषा ब्रजभाषा है और इसके लेखक जो हैं वो गोकुल नाथ हैं। गोकुल नाथ हैं और इसमें इन्होंने विट्ठल नाथ के शिष्यों का परिचय दिया है, जबकि 84 वैष्णवन की वार्ता भी इनकी रचना है। इसमें इन्होंने वल्लभाचार्य के शिष्यों का परिचय दिया है। वैष्णवन की वार्ता में विट्ठल ने वल्लभाचार्य के शिष्यों का परिचय दिया है। फिर ईसुरी फाग किस बोली के लोक कवि हैं। तो ये ईसुरी जो है बुंदेली बोली के लोक कवि माने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक गलत है। ब्राह्मी, शारदा, कुटिला, खरोष्ठी। इसमें जो ब्राह्मी लिपि है, शारदा लिपि है, कुटिल लिपि है, ये देवनागरी लिपियों के क्रम में आती हैं, विकास क्रम में आती हैं, जबकि खरोष्ठी लिपि का संबंध देवनागरी लिपि से नहीं है। देवनागरी लिपि के विकास क्रम को अगर हम देखें तो पहले ब्राह्मी लिपि आएगी, फिर गुप्त लिपि आएगी, फिर कुटिल लिपि आएगी। कुटिल लिपि पुनः दो भागों में विभाजित हो जाती है, नागरी लिपि और शारदा लिपि में। नागरी लिपि पुनः दो भागों में विभाजित होती है, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा में देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी, जबकि पूर्वी शाखा में बंगला, असमी और उड़िया। और शारदा लिपि में गुरमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी। प्रश्न आता है कि देवनागरी लिपि का विकास नागरी के किस शाखा से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो नागरी लिपि के पश्चिमी शाखा से हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी शाखा से। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से द्विगुण व्यंजन हैं। द्विगुण व्यंजन ड़ा, ढ़ और ड़ा, ये दोनों द्विगुण व्यंजन हैं। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। गठन जो है ये 344 के अंतर्गत और पत्राचार जो है ये 346 के अंतर्गत आता है। फिर है स्वभाषा, स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया था। तो यह चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर है इन्हें आरोही क्रम में काल क्रमानुसार निर्धारित करें। उदंत मार्तंड है, प्रजामित्र है, प्रजाहितैषी है, हरिश्चंद्र मैगजीन है। उदंत मार्तंड जो है इसका प्रकाशन 30 मई
30 मई 1826। 30 मई 1826 और कहाँ से होता है? कलकत्ता से होता है इसका प्रकाशन। और इसके जो है जो प्रकाशक संपादक थे वो पंडित जुगल किशोर थे। पंडित जुगल किशोर थे। फिर अगली पत्रिका है प्रजामित्र। प्रजामित्र पत्रिका जो है वो 1834 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और गंगाधर भट्टाचार्य इसके संपादक थे। फिर प्रजा हितैषी आती है, ये 1855 ईस्वी में, और इसके जो संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह थे। और हरिश्चंद्र मैगजीन, इसका प्रकाशन होता है 1873 ईस्वी में, और इसके जो संपादक थे वो थे भारतेंदु। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? तो ये है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, इसके जो विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं, जन्मदाता, वो 3 माने जाते हैं। और हिंदी में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन ग्रंथ में किया था। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का दर्शन, इतिहास दर्शन, ये डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का इतिहास ग्रंथ है। फिर अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें कुछ और नाम दिए हैं उनको भी देख लें। विजेंद्र स्नातक की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नामवर सिंह का है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, और डॉक्टर विनय मोहन का है साहित्यावलोकन। साहित्यालोचन जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है, ये इनका है साहित्यावलोकन, ये डॉक्टर विनय मोहन का है। फिर है कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? कवि वचन सुधा यह प्रकाशित होती है 1968 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पत्रिका है, और उन्होंने 3 पत्रिकाएं प्रकाशित की थीं। कवि वचन सुधा 1868 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, और बाला बोधनी 1874 में। इसका क्रम है क ह बा, इतना हम याद कर लें तो याद रहेगा कौन सा क्रम है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो ये इन्होंने युग प्रवृत्ति को अपनाया है। अपने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार इन्होंने युग प्रवृत्ति को अपनाया है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है? बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, खुमाण रासो। इसमें जो है खुमाण रासो ये 9वीं शताब्दी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह 9वीं शताब्दी में लिखा गया है। खुमाण रासो, तो खुमाण रासो जिस उसमें होगा ये सही हो जाएगा। बीसलदेव रासो, इसका जो प्रकाशन वर्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं वो 1155 ईस्वी मानते हैं। ये तो खुमाण रासो जो है 9वीं शताब्दी में हो गया। बीसलदेव रासो 1155 ईस्वी में हो गया। पृथ्वीराज रासो बीसलदेव रासो के बाद है, और हम्मीर रासो ये 1357 ईस्वी का समय माना गया है। इस प्रकार से यही क्रम सही हो जाएगा। खुमाण रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और हम्मीर रासो। इन सिद्ध एवं नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? सिद्धों में और नाथों में सबसे जो पुराने हैं वो सरहपा हैं। मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, ये दोनों का संबंध नाथ संप्रदाय से है, जबकि कहड़पा और सरहपा का संबंध सिद्धों से है। सरहपा की रचना जो है वो है दोहा कोश। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो ये प्रवर्तक हैं द्वैतवाद के निम्बार्काचार्य। मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, उनका दर्शन द्वैतवाद। और वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद।
और विष्णु स्वामी का गौड़ीय संप्रदाय। विष्णु स्वामी का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, कौन सा है? विष्णु स्वामी का इसमें दिया नहीं है, आप कमेंट करके बताइए विष्णु स्वामी किस दर्शन के प्रवर्तक थे। चैतन्य का है गौड़ीय संप्रदाय, और यहाँ पर दिया हुआ है शंकराचार्य का है अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद, और निम्बार्काचार्य का है द्वैताद्वैतवाद, और मध्वाचार्य का है द्वैतवाद। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वो है पद्मावत। यहाँ पे मधुमालती रचना जो दी हुई है वो है मंझन की, और मृगावती रचना जो है वो है कुतुबुन की, और माधव नल कामकंदला ये है आलम की। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई, रसखान। तो यहाँ पे सूरदास का क्रम और हरिदास का क्रम एक साल है, तो स्वामी पहले सूरदास को देख लें। सूरदास, फिर हरिदास, उसके बाद मीराबाई का समय है 1504 ईस्वी माना गया है, और रसखान का समय 1533 ईस्वी माना गया है। इस प्रकार से ये क्रम सही हो जाएगा। शेष प्रश्नों को हम कल हल करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।